Hello and very good morning to all of you. Welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative. Currently with me, Rahul. आज से आई विल ट्राई कि बाय 10 AM मैं वीडियो अपलोड कर दूं एंड स्ट्रीम करेगा बाय 10 AM एंड आप लोग से यही उम्मीद है कि जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है और भी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करोगे एंड वीडियो को आप इफ पॉसिबल लाइक कर दीजिए एंड हाइप भी कर दीजिए. सो लेट अस स्टार्ट. पहला जो सेगमेंट है द डायमेंशन फैक्ट्री एंड उसके बाद वी विल मूव टू जो हमारा डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले द डायमेंशन फैक्ट्री में हम आज का क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड. और ये टॉपिक मैं पहले ही हमारा जो 2026 का डेडिकेटेड ग्रुप है उसमें बता देता हूँ एक दिन पहले एंड आप लोगों को पता ही है वहाँ मैं प्रीलिम्स ड्रिल के क्वेश्चन भी करवाता हूँ एंड प्लस जो है डेली आंसर राइटिंग आप अपना कॉपी सबमिट कर सको और उसको मैं रिव्यू करता हूँ डेली. ओके, सो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प हो पाए. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सो क्वेश्चन देखते हैं. 3 चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है जो मैं सिखाता हूँ. CSNI. C फॉर कोड डिमांड या डिमांड्स हैं. देन वी कैन सी द स्ट्रक्चर कैसे करना है हमें. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अलावा जो बॉडी पार्ट है कैसे उसे हमें वेरियस डायमेंशंस में ब्रेक करने हैं एंड देन इंट्रोडक्शन पे आते हैं एंड कंक्लूजन भी है. ठीक है, CSIC भी ऐड कर सकते हो. सो लेट अस सी कोड डिमांड क्या है. क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड दो क्वेश्चन को मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराता हूँ. ठीक है, सो डिस्कस. आपको पता है डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, बेसिक है, एक्सप्लेन करना है. ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से. ठीक है, सो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अभी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, ये 4th डे है, याद रहे. 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये 4th क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का. फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे. सो एलिमेंट्स ऑफ जो है अर्बनाइजेशन इंडस जो वैली सिविलाइजेशन में पहला वो डिमांड है एंड द सेकेंड डिमांड इज ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रोथ. और ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, मतलब 2 पेज हमें फिल करने हैं, ये ध्यान में रहे. सो सेकेंड डिमांड है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इट्स ग्रोथ. सिंपल है, 2 चीजें हैं, इंट्रोडक्शन लिखनी है. कोड डिमांड हम समझ चुके हैं, 2 हैं जिसमें कि हम कोशिश करेंगे 4 to 5 पॉइंट्स दोनों कोड डिमांड में हम डाल पाए. ठीक है, कैसे डालेंगे वो देखेंगे आज के टॉपर्स जो हमारे उनकी कॉपी से. ठीक है, एंड देन मैं भी सिखाऊंगा कि कैसे हम सोच सकते थे ऐसे, सो दैट हमारे पास मिनिमम जो नॉलेज है ना उसको यूज करके ये आंसर लिखा जा सकता था. सो स्ट्रक्चरिंग आपको समझ आ ही गई होगी, तो स्ट्रक्चरिंग में ये कोड डिमांड्स आपको समझ आ ही गई होगी, तो सेकेंड एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरिंग में. और आप लोग ना ये उम्मीद है जिनको आदत है कि आप लोग ने पॉज कर दिया है एंड ब्रेनस्टॉर्म करके तब ये आप डिस्कशन देख रहे हो. हम आते हैं स्ट्रक्चरिंग पे. तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, देन बॉडी में 2 कोड डिमांड हमें पता है. ठीक है, एक तो एलिमेंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इट्स ग्रोथ. ठीक है, एंड देन वी हैव कंक्लूजन. सो लेट अस स्टार्ट विद द बॉडी का. तो पहला और दूसरा डिमांड क्लियर है, तो स्ट्रक्चरिंग भी हमें समझ आ गया. अगर किसी के पास और भी ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए तो दे कैन मेक द थर्ड डायमेंशन, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब कि सजेस्ट करूंगा कि 4-5 पॉइंट्स अगर जनरेट यहाँ हो पा रहे हैं, एक वैल्यू एडिशन हम कर देंगे थ्रू द मैप ऑफ इंडिया या सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे ये प्रिवलेंट था, तो फिर मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है. कॉन्क्लूजन में हम दिखा सकते हैं रेलिवेंस, आज के एज में कैसे जो अर्बन टाउन प्लानिंग है उस समय में हुआ करती थी, आज के लिए भी रेलिवेंट है और हम कैसे इंस्पायर्ड हुए. तो ये सारी चीज़ें हम शो कर सकते हैं यहीं पे. तो आई डोंट थिंक कि तीसरे डायमेंशन की ज़रूरत है. और तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है इधर उधर देखने की. तो कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने की. एंड 7 to 9 PM आपको अपनी कॉपी सबमिट करनी है. 2026 डेडिकेटेड ग्रुप जो इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन के जो सेकेंड लिंक है उसमें आपको उसको क्लिक करना है. ठीक है, एंड PDF के लिए आप जो लास्ट लिंक है ना उस डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक कर सकते हो. सो इंट्रोडक्शन में आते हैं, सिंपल है. क्या है, ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में ना बेस्ट वे होता है हम टाइम एंड स्पेस के साथ जाएं. इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या टाइम था, टाइम पीरियड क्या था वो हम दिखा देंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज स्पेस, कहाँ पे प्रिविलेंट था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो थोड़ा सा हम बता सकते हैं. उसकी जो मतलब एक्सटेंट थी ये हम बता सकते हैं. ठीक है, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि मतलब कि एक तरह से बता सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट काइंड ऑफ जो इसकी सिग्निफिकेंस है ना
या इम्पोर्टेंस है, उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं एंड थोड़ा बहुत फीचर्स बता सकते हैं, ठीक है, कम शब्दों में। एक तो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड अर्बनाइजेशन, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन है दुनिया का, इनफैक्ट पहला ही होगा। तो ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट एलिमेंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन में ये चीज़ें ना जो है वो टच हो सकती है, मतलब कि वो हमें डुप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स ना हो जाए, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से हमें लिखना है। एंड टाइम एंड स्पेस और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस डाल देंगे तो इधर भी वन वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। मेन है बॉडी पे हम आते हैं स्ट्रक्चरिंग के। बॉडी में हमें करना क्या है, ये नया फीचर आ गया है गुड नोट्स में, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। ओके, सो लेट अस सी। ओके, तो बॉडी का पहला डिमांड, और हाँ एक वैल्यू एडिशन बता देता हूँ कि अगर कुछ समझना है, आर्किटेक्चर वगैरह कुछ समझना है, तो जस्ट मेक इंडियाज मैप एंड मतलब कि सब कॉन्टिनेंट कह लो, और जो जहाँ पे एक्सटेंट थी ना उसको शो कर देना, जैसे हमारे टॉपर ने भी किया है, ठीक है। ये देखिए इंट्रोडक्शन के साथ ही टॉपर ने टाइम एंड स्पेस एक तरह से उसको वैलिडेट किया है अपने डायग्राम से, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड जो एक्सटेंट थी उसको बता दिया है। बस दो तीन मतलब कि इम्पोर्टेंट साइट्स बस बता दिए हैं, जो जो उनको याद आया होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड धोलावीरा, उतना बताया भी नहीं है। सो चालाकी से मतलब वो मतलब समय बचाए, और साथ में उनको अगर शायद में भी याद ना रहा हो, याद तो होना चाहिए, लोथल वगैरह तो याद होगा ही उनको, बट चालाकी ज़्यादा दिखी है जो मैं समझ रहा हूँ। सो हम आते हैं बॉडी में। देखो सिंपल समझो कि एलिमेंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन से हम सोचो क्या क्या, हम आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट से सोचो क्या क्या हो सकता है, जस्ट सोचो, हमें क्या करना है, सोचना है। सो एक तो क्या इंपॉर्टेंस था, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंस जो था वो आप जानते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स यूज किया जाता था। ये हम शो कर सकते हैं, जो आज भी यूज किया जाता है, मतलब कि ये कंटिन्यूड है। आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट को मैं टच कर रहा हूँ, ध्यान रहे, आप लोग भी सोच सकते हो, ये बेसिक फीचर्स हैं, आपको पता ही होगा। दूसरा हम कर सकते हैं कि ग्रिड, जो ग्रिड बनाए लेआउट्स था, मतलब कि सिटीज इस तरह से प्लान्ड थे ना कि ग्रिड पैटर्न में थे, वेल प्लान्ड। थर्ड थिंग आर्किटेक्चर में मैं निकाल सकता हूँ कि लाइक सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही था, मतलब कि वो भी प्लान्ड था। ये सब आर्किटेक्चर का एस्पेक्ट है ना, हाँ कर सकते हो ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं कि जो चौथा है कि ग्रैनरीज वगैरह, जो पब्लिक बिल्डिंग्स थे, इसमें एग्जांपल्स ग्रैनरीज या ग्रेट बाथ जो है ना, उसको हम दे सकते हैं कि वो भी प्रॉपरली प्लान्ड था। तो अब या तो इसका एक आप वैल्यू एडिशन में कुछ बना सकते हो डायग्राम, जो कि मुश्किल है, यूजुअली मुश्किल है, तो हम स्मार्टली इसी को वैल्यू एडिशन में यूज करेंगे, उसके एक्सटेंट को इंडिया के मैप को यूज करते हुए। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, देन वी हैव और एक दो पॉइंट आप इसमें जनरेट कर सकते हो। देखो आर्किटेक्चर से ही हमारे पास इतने पॉइंट हो गए, या हम ट्रेड क्राफ्ट्स वगैरह, सील्स, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाता था, इसको भी हम यूज कर सकते हैं कि अर्बन एस्पेक्ट जो आज का है ना उसको टच कर रहा है। या और भी पॉइंट्स आपको दिमाग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली लिखना, मैं आंसर जब देखूंगा, रिव्यू करूंगा, तो मुझे भी दिखेगा आपकी क्रिएटिविटी या आपका जो ब्रॉड थिंकिंग है ना वो दिखेगा, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट इज हमें दिखाना एग्रीकल्चर किस तरीके से ग्रोथ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रोथ में एग्रीकल्चर का रोल रहा। देखो एग्रीकल्चर सिंपल है, बैठो सोचो एग्रीकल्चर से क्या क्या हो सकता है, बस यही सोचना है, पॉइंट्स निकल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहला चीफ सोर्स ऑफ मतलब कि मेन सोर्स ऑफ इनकम था ना एग्रीकल्चर, यही था ना तब कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इतना ये एडवांस होगा, सर्विस सेक्टर। सो इनकम होगा, लोगों के पास इनकम जारी होगी, आम जनता के पास। दूसरा सरकार के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, इतना तो पता है, उसके पास ड्यूटीज टैक्सेस जा रहे होंगे, तभी तो वो इतने अच्छे वेल प्लान्ड वे में मतलब कि सिटी को जो है ना जो डिज़ाइन करते थे, ठीक है। तो ये बेसिक है कि जो टैक्सेस होंगे, ड्यूटीज होंगे, वो भी उसका सोर्स था एग्रीकल्चर।
हम ऐसा मान सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि ट्रेड जो था ना, ट्रेड इस तरह से था कि मतलब कि इंटर सिविलाइजेशनल ट्रेड था मेसोपोटामियन उसके साथ। तो इससे भी मतलब कह सकते हैं कि हम ना जब ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं और वो हम अडेप्ट करते हैं, जो कि इंडस वैली में इनकम तक ही लिमिट मत करना है इसको, इसको हम ऐसे भी टच कर सकते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट आप टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मतलब कि हम ऐसे मतलब अपने हिसाब से आर्ट सील्स एंड ऑल, मतलब समझ रहे हो। तो ऑल टुगेदर अपने हिसाब से आप देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स जनरेट करना है, बट एग्रीकल्चर जब दिमाग में आएगा तो ये 3 पॉइंट्स तो मुझे सीधे दिख रहे हैं, और भी आप अपने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। एंड कंक्लूजन में क्या है, आज के हिसाब से रेलिवेंस लिख दो कि आज का जो भी हम कर रहे हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन अर्बन प्लानिंग जो भी कर रहे हैं, वो इंडस वैली से इंस्पायर्ड है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल चंडीगढ़ है। ठीक है, सो ऐसे कर सकते हैं। एंड कॉन्टिन्यूटी पे भी बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सो लेट अस सी हमारे टॉपर ने क्या लिखा है। ऑल इंडिया टॉपर 2024 के हैं ये, आई थिंक 14th रैंक था इनका। ठीक है, सो सिंपल है, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग, ये टाइम पीरियड बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दी थोड़ी बहुत, एंड देन उसको स्पेस दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया, 3 चीजें इन्होंने कर दी है। ठीक है, फीचर्स मतलब कि मतलब इंपॉर्टेंस कह लो उस समय के लिए। सेकेंडली इज टाइम पीरियड, एंड देन स्पेस को इन्होंने वैल्यू एडिशन के थ्रू बताया है। देखिए स्मार्टली, सीखिए ये चीजें। एंड देन सीधा क्वेश्चन के डिमांड पे आगे, रोड इन ग्रिड पैटर्न, वही सारी चीजें, टाउन प्लानिंग सिंपल है, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल है। कॉमन स्पेसेस, एम्यूनिटीज फॉर सिविलियंस। ठीक है, देन होम्स ऑफ मल्टीपल स्टोरेज, मतलब कि ऐसे होते हैं 2-3 तल्ले घर होते थे, ये सारी चीज़ें, तो ये सब शो करता है। मतलब इन्होंने आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से टच किया, आप लोग भी देख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना टॉपर्स की कॉपीज हैं, तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू शेयर इट विथ यू ऑल। तो बट आप लोग यहाँ देख सकते हो ना, देखो ना, पॉज करके देख लो, दिख तो रहा है ना अच्छे से। ठीक है, देन वी हैव दिस सेकेंड एस्पेक्ट को उन्होंने जो टच किया है कि रोल प्लेड बाय एग्रीकल्चर, तो वही चीजें इनकम को यूज किया है कि प्रोवाइडेड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड ट्रेड जो फ्लरिश हुई थी उसके बारे में, एंड देन क्रिएट इंटरनल मार्केट लेड इकोनॉमी, दिख रहा है ना। इसको भी मतलब ये जबरदस्ती का पॉइंट है, बट 4 पॉइंट्स इन्होंने जनरेट कर लिया, और इधर कितने हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो 9 पॉइंट्स टोटल इन्होंने, 2 जो कोर डायमेंशंस पूछे गए, 4 डिमांड्स पूछे गए, उसमें एड्रेस किया। एंड देन ओवरऑल द अर्बन फ्रेमवर्क ऑफ आईबीसी इंस्पायर्ड द मॉडर्न आर्किटेक्ट्स लाइक, जो ये चंडीगढ़ की प्लानिंग हुई है, शोइंग इट्स रिच ग्रैंड्यूनर। तो आप लोग एक तरह से बेसिक क्वेश्चन था, इसको आपको अच्छे से लिखना है और सबमिट करना है बाय 7 PM टुडे। ठीक है, मैं देखूंगा क्या क्रिएटिविटी है, और आप लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा होगा। ठीक है, इस द डायमेंशन फैक्ट्री से बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। मतलब क्या मैं बोलूँ, चलिए चलते हैं हमारे आज के। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बताना, और मे बी ओपिनियन भी मैं ले लूँ। देखो जो हमारा कोड सेगमेंट है ना, कोड सेगमेंट में एक इशू ये है कि मैं उसको सोच रहा हूँ कि हम पहले क्या कर रहे थे, मीनिंग कोड का क्या होता था वो डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद कीवर्ड्स के इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे थे, एंड देन वी वर मूविंग टू द गुड एग्जाम्पल्स, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स उस कोड से रिलेटेड। बट अब मुझे लगता है कि उससे एक स्टेप फर्दर हमें बढ़ना चाहिए। एंड फर्दर क्या बढ़ना चाहिए कि अब हमें डायमेंशंस जो है ना, देखो इंट्रोडक्शन 1.5 से 2 पेज में लिखा जाता है कैसे का, 1.5 से 2 पेज में। ठीक है, देन बॉडी जो है ना 7 to 8 पेज लेता है, आप लोगों को पता होगा, और देन कंक्लूजन कह लो, ये भी 1 से 1.5 पेज लेता है, मतलब टोटल 10 पेजेस रखो। अब ये बॉडी है ना, या कंक्लूजन से पहले प्री कंक्लूजन होता है, जो कि बॉडी का ही पार्ट होता है, छोड़ो मैं ओवरऑल बॉडी बोल रहा हूँ। अब इस बॉडी को ना जिस तरह से फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं ना, इसको मल्टीपल डायमेंशन में 6, 7, 8 डायमेंशन में हम ब्रेक कर सकते हैं, तभी हम 6-7 पेजेस भर पाएंगे। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, मैंने सोचा था आज से ही स्टार्ट करूं, बट मैं एक बार पूछ लेता हूं कि क्योंकि ना हमारे पास लिमिटेड टाइम है, विद इन 45 मिनट्स मुझे सब कुछ डिलीवर करना है, तो उसकी वजह से द थिंग इज
ये इसमें ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन हम कम से कम एक पार्टिकुलर ऐसे के डायमेंशंस को तो ब्रेक कर सकते हैं ना बॉडी का, जो एंड मीनिंग वगैरह ऑलरेडी जो डिस्कस्ड है 2023, 2024 एंड 25 के सारे एसेज हमने डिस्कस कर लिए हैं उस तरीके से। तो इसी को हम ब्रेक कर सकते हैं डायमेंशंस में ना, और आप लोगों से ब्रेनस्टॉर्म करवा सकता हूँ। तो क्या ये आइडिया सही रहेगा? इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है? कि डायमेंशंस ब्रेक करने पे हम फोकस करेंगे अब, कि कैसे 7 to 8 पेजेस हमें फिल करने हैं एस्से के, ठीक है? आते हैं हम आज के आर्टिकल्स पे। सबसे पहला आर्टिकल है जो हैवी जो रेन हुई है, टोरेंशियल रेन कह लो, वेस्ट बंगाल में, खास करके जो हमारा दार्जिलिंग का इलाका है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है बहुत बारिश की वजह से, ठीक है? पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे ना इस आर्टिकल को मैं दो एस्पेक्ट में टच करूंगा। एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये लिंक्ड है, ठीक है? एंड द सेकेंड थिंग इज जो गोरखालैंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों ने 6th शेड्यूल के बारे में सुना होगा, लेकिन एक मतलब कि स्टेट लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कह सकते हो काइंड ऑफ 6th शेड्यूल के तर्ज पे भी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। बट जो ये गोरखालैंड वाला है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से आया है। सो द थिंग इज कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बारे में बेसिक्स बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, एंड यू नेवर नो, अगर न्यूज में है तो यूपीएससी इसको उठा के पॉलिटी का क्वेश्चन करंट अफेयर से बना सकता है। तो शायद इसको सब टच ना करे, बट आई विल टच दिस, एंड सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेकेंड आर्टिकल, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो रेन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, ज्योग्राफी एंड गवर्नेंस, यही जीटीए के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। मैं बताऊंगा सारी चीजें यहाँ पे और समझ आएगा आपको अच्छे से। सेकेंड आर्टिकल इज तेलंगाना जो है ना यूपीआई ट्रांजेक्शन, जो आरबीआई का एक नया पेपर बुलेटिन रिलीज हुआ है ना, तो उसमें इंटेंसिटी कितनी है स्टेट वाइज उसको कंपेयर किया गया है, और ओवरऑल भी कुछ डेटा या कुछ कह सकते हो स्टडी निकल के आया, तो उसको हम देखेंगे। ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर 2025 का आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता है कि यूपीआई कितने कंट्रीज में है, तो यूपीआई रिलेटेड चीजें आ रही हैं, ठीक है? एनपीसीआई से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल एडीआर के बारे में, बहुत सुंदर आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि क्या है एडीआर, और मेंस के लिए भी क्यों एडीआर की जरूरत है और क्यों इस पर जोर देने की चाहिए, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हायर जुडिशरी, ठीक है? देन वी हैव थर्ड आर्टिकल ड्रग मेकर्स, एक इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज डी एथिलीन ग्लाइकोल, ये न्यूज में है, इसकी वजह से कुछ बच्चों की जान गई। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केमिकल्स जो न्यूज में होते हैं ना, टॉक्सिक केमिकल्स, तो उससे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है। दूसरा स्केड्यूल एम, ये भी समझेंगे ये क्या होता है, और इसी पे आज क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स ड्रिल से, कि बहुत बच्चे इस चीज को मिस करेंगे, बट आई विल आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। देन द फिफ्थ आर्टिकल इज रशियन ड्रोन्स। अब दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे रशियन ड्रोन्स ने हिट किया है, एक जो है लवीव है, दूसरा है जेप्रोजेजिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो जेप्रोजेजिया के बारे में प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यूक्रेन में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो मायने रखते हैं, यूपीएससी फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। लवीव को भी देखेंगे, उसके लोकेशन को मैप पे देखेंगे कहाँ है, एंड थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करेंगे इन सिटीज के बारे में, ठीक है? देन वी हैव द मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल, जो कि बैलोड जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वो पहला ऐसा जिला बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज फ्री का उसको सर्टिफिकेशन मिला है, बहुत बड़ी बात है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल एटीट्यूड कैसे चेंज की गई है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो हम इसको देखेंगे और इसको हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस के वैल्यू जो है इनरिचमेंट के लिए, ठीक है? वैल्यू एडिशन कह लो। सो एंड एक और आर्टिकल है जो कि मैंने नेवी वाला डाला है, जो एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, कोंकण में, तो वो दिख जाएगा आपको। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है 23 डेड आफ्टर रेन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड्स इन वेस्ट बंगाल। सो दार्जिलिंग इंपॉर्टेंट लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी भी वेस्ट बंगाल में, ठीक है? सो दिस रीजन जो है ना दार्जिलिंग है, देख लो मैप में, एंड दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है। देख लो लोकेशन, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ तक, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, और ये हमारा सिक्किम है, ठीक है? ये हमारा भारत है, ये पिंक बिहार, असम, ठीक है? सो ये गेटवे है, सिलीगुड़ी जो है ना गेटवे है टू ईस्टर्न हिमालयाज। और दो इम्पोर्टेंट जो
मतलब टेरिटरीज है इंडिया का, एक तो इधर की ओर और दूसरा इधर की ओर सिक्किम की ओर, इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सारी चीज़ें समझेंगे, मैंने बस लोकेशन बताया। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग इधर है, सिक्किम इधर है, बाकी तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ही। ठीक है, सो लेट अस कम टू द आर्टिकल इटसेल्फ। तो देखते हैं कि टोरेंशियल रेंज जो है ना दार्जिलिंग में, मिरिक ट्रिगर्ड, दार्जिलिंग एंड मिरिक दो लोकेशंस का नाम है कि मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है अक्टूबर 5 एंड 6, मतलब कि आज भी होने वाला है। ठीक है, सो 23 डेथ्स एंड थाउजेंड्स स्ट्रैंडेड। और दूधिया आयरन ब्रिज जो है ना ओवर बलासन रिवर ट्रिब्यूटरी है महानंदा का, तो वो कोलैप्स कर गया। रोड कनेक्टिविटी बिटवीन सिलीगुड़ी, मिरिक एंड दार्जिलिंग जो है ना सीवियरली डिसरप्टेड। सो थोड़ा बहुत ये तो बेसिक चीजें हैं, हम आते हैं समझते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। सो सिलीगुड़ी जैसे मैंने बताया कि गेटवे है टू ईस्टर्न हिमालय, जिसमें हम दो लोकेशंस इंपॉर्टेंट टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉर्थ ईस्ट के जो असम साइड के सारे स्टेट्स हैं, एंड देन इधर सिक्किम नदर्न साइड में। सो ऑल्सो कॉल्ड चिकन स्नेक, 22 किलोमीटर वाइड स्ट्रेच, बस 22 किलोमीटर का, दिखा ना कितना पतला है, ऑफ लैंड कनेक्टिंग मेनलैंड इंडिया विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि हम जानते ही हैं। एंड इट लाइज जस्ट साउथ ऑफ दार्जिलिंग। ठीक है, एंड मिरिक मेकिंग द रीजन स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, पता होगा, नेपाल रूट्स एंड सप्लाई चेन्स टू नॉर्थ ईस्ट, एंड दूसरा है कनेक्टिविटी टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, मतलब कंट्रीज इंटर कंट्री लोकेशन के हिसाब से भी ना ये पूरा दार्जिलिंग। सो उस हिसाब से भी अगर देखें तो इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया ना ये शेयर कर रही है। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा, वेस्ट बंगाल किन कंट्रीज के साथ शेयर करती है बॉर्डर? नेपाल, भूटान एंड देन बांग्लादेश, तीन कंट्रीज के साथ बॉर्डर यहाँ शेयर कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 22 किलोमीटर ही स्ट्रेच है। तो यहाँ पे कोई भी इशू आएगा ना तो पूरे नेशनल मतलब इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट मतलब आ जाएगा खतरे में। ठीक है, सो गोरखालैंड, अब इसी से रिलेटेड है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि जीटीए एक सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, क्रिएटेड टू गवर्न द दार्जिलिंग एंड कलीपोंग हिल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, लोकेशन बता दिया, इसको मतलब एक तरह से गवर्न करेगा। बट हम देखेंगे 6th शेड्यूल के कंपैरिजन में, देखो वहां पे क्या है ना, जो 4 स्टेट्स हैं उनके नाम लिखिए पहले आप कमेंट सेक्शन में। जो 4 स्टेट्स हैं ना, तो उनके साथ क्या है कि उनको ना लॉ बनाने का भी पावर है, जुडिशियल पावर भी है, मतलब हर तरीके से पावरफुल बनाया गया अंडर 6th शेड्यूल, जो आज लद्दाख भी डिमांड कर रहा है, लद्दाख के लोग भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेकिन ये जो है ना गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसा नहीं है, मतलब 6th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है, और ये लॉ ऑफ वेस्ट बंगाल से बना है। मतलब वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर ने, जब गोरखालैंड के लोगों ने डिमांड किया कि हमें भी एक ऑटोनॉमस या स्टेटहुड दी जाए गोरखालैंड, क्योंकि गोरखालैंड थोड़ा डिफरेंट है, जो वेस्ट बंगाल की जो कल्चर है, जिस तरह से लोग रहते हैं, थोड़ा सा अलग है गोरखालैंड का, और वो थोड़ा पहाड़ी इलाका हो जाता है। ठीक है, तो माई पॉइंट इज कि इन्होंने डिमांड किया और लगातार डिमांड करते आ रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो, गोरखालैंड के लोगों ने। तो 2011 में लेट अस सी, 2011 में जो है ना एक ट्राइब, मतलब कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पहला वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, दूसरा गोरखालैंड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया कि दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल पहले जो एग्जिस्ट कर रही थी उसको हटा के गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एंड इनको और ज्यादा पावर्स दी जाएंगी। ठीक है, अब लीगल बेसिस आपको पता है कि फॉर्म बाय अंडर गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2011। रिमेंबर ये 6th शेड्यूल नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, पास्ड बाय द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है 6th शेड्यूल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपके 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। दूसरा, वहां पे पार्लियामेंट जो है ना पावरफुल होता है लॉज बनाने से, मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, और बताओ कि 6th शेड्यूल एरिया अगर बनाया जाएगा तो कौन डिक्लेयर करता है उस मतलब कि इंडिविजुअल का नाम बताओ, पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, कौन तय करेगा? ठीक है, एंड पावर्स एंड स्ट्रक्चर देखो तो हेडेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड जीटीए सभा, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टाइप का है ना जीटीए सभा, एग्जीक्यूटिव भी इन्हीं से चुना जाता है, लाइक अ लोकल लेजिस्लेटिव बॉडी हैज अब पावर्स की जहां तक बात, हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड टूरिज्म, बट नॉट लॉ एंड ऑर्डर और लैंड रेवेन्यू।
अगर आप देखो ना 6th शेड्यूल में, तो ये सारे पावर्स भी आ जाते हैं साथ साथ, जो नहीं है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ठीक है। एंड दिस रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो ये बॉडी है एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, और कुछ मतलब कि क्षेत्रों में, कुछ सब्जेक्ट्स में इनको लॉ बनाने के लिए दे दिया है पावर, बट लॉ एंड ऑर्डर में एंड लैंड रेवेन्यू में नहीं है, ठीक है। समझ आ गया होगा बेसिक्स। चलते हैं हम आगे। ये है इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज कॉनकन हो रहा है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी पर्सनल, मतलब कि ब्रिटेन की जो नेवी है ना, उसको हम रॉयल नेवी पर्सनल कहते हैं, मतलब उनका ऑफिशियल नेम है। तो ये कर रहे हैं, और ये 2004 में ही ये स्टार्ट हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे। 2004 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड ये 2 सालों पे होता है, बाइनियल है, ओके। तो यही है। देन लेट अस गो टू द थर्ड आर्टिकल। मतलब ये तो ऐसे ही पिक्चर था, तो मैंने इसको थोड़ा बेसिक बता दिया, ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो समय वेस्ट होगा। तीसरा आर्टिकल है यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुलेटिन जारी किया है, ठीक है, देखते हैं इसको। और ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। यूपीआई से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन सितंबर 2025 पब्लिश्ड अ स्टडी टिल्टेड इम्पैक्ट ऑफ यूपीआई ऑन कैश डिमांड, ठीक है। इट एनालाइज्ड यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेटा यूजिंग फोन पे ट्रांजेक्शन एज अ प्रॉक्सी। और इसमें जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग, स्टडी आया है उसके अकॉर्डिंग, तेलंगाना रिकॉर्डेड द हाईएस्ट यूपीआई इंटेंसिटी। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में ही यूज़ किया जाता है यूपीआई। सो और दो इम्पॉर्टेंट जो चार्ट्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो हमें देखने की जरूरत है। वैसे तो टोटल 4 चार्ट्स दिए गए, बट हमारे लिए 2 ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है, स्टडी में यह है कि सोज अ स्टडी डिक्लाइन इन कैश विड्रॉल्स एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। ऑब्वियसली जो है एटीएम्स का डिमांड, एटीएम्स के थ्रू जो हम कैश विड्रॉल करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही, हम कम यूज़ करते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबके पास नॉलेज है इस चीज़ को लेकर कि 2018 के पहले और 2018 के बाद में जो चेंजेस आए हैं। Secondly, indicates the shift from cash to digital payments driven by rising UPI usage for daily low value transactions, ठीक है। अब ऑब्वियसली मतलब कि कैश टू डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ड्राइवन बाय राइजिंग यूपीआई यूसेज। ऑब्वियसली उसका रीजन है यूपीआई यूसेज। अब देखो चार्ट 2 में जो है ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन एंड टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब क्या होता है कि आप कितना डेली मतलब ट्रांजेक्शन की क्या वैल्यू होती है, मॉनेटरी कितनी वैल्यू होती है। तो ये जो स्टडी आया है सेकंड वाला, मुझे अच्छे से याद है कि टिकट साइज जो है ना घट गया है। पहले जितना टिकट साइज था, जितना लोग ऑन एन एवरेज ट्रांजेक्शन करते थे थ्रू यूपीआई, वो कम हो गया है। पर ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, नोट ओवरऑल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहिए। और तेलंगाना लीड कर रहा है। जो भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, मतलब जैसे कि सदर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हैं, दिल्ली है, ये सब मतलब स्टेट्स कह लो, यूटीज कह लो, ये सब लीड ले रहे हैं मतलब। एंड तेलंगाना सेकेंड नंबर पे। एंड द बल्क ऑफ, देखो चार्ट 2 में है, देखो पीयर टू मर्चेंट पे जो है ना, वाइल द एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल यूपीआई ट्रांजेक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल यूपीआई ट्रांजेक्शन, जिसको कि टिकट साइज बोलते हैं, हैज बीन डिक्लाइनिंग, ओके। देखो ये डिक्लाइन ओवर टाइम, यही सेम है, हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद फोन पे का है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। 2 चीजें हैं समझने की जरूरत है चार्ट 1 चार्ट 2 में, कि जो आप कैश यूज करते थे वो कम हो गया, अब डिजिटलाइज हो गया है, हम यूपीआई का यूज करते हैं। सेकेंड चार्ट में हमारे लिए है कि टिकट यूपीआई का टिकट साइज वो घट रहा है, ठीक है। एंड पीयर टू मर्चेंट बढ़ रहा है। ये 2 चीजें हैं, ठीक है। सो यही है, यही स्टडी है। तीसरे पे आते हैं एडीआर पे। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, एडीआर न्यूज़ में है। एंड देखो जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, उसको अच्छे से मैंने हाईलाइट किया, और बहुत सुंदर आर्टिकल है, इसको बिल्कुल पढ़िएगा, आप खुद से रीड करना है, एंड इस डेटा को जरूर लिखना है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हर साल या दूसरे साल एक क्वेश्चन मेंस में जरूर आता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी
कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया फेसेस मैसिव जुडिशियल बैकलॉग ओवर 4.57 करोड़ पेंडिंग केसेस, समझ रहे हो कितने केसेस। टू इंश्योर स्पीडी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल जस्टिस द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्या है हम देखेंगे, जिसमें कि मेनली चार जो हैं एस्पेक्ट्स आते हैं, मतलब कि मैकेनिज्म्स हैं, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन एंड लोक अदालत। देखेंगे क्या क्या है ये चारों, और भी होते हैं बट मेनली चार ही हैं। मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट्स। आप जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स में जाते हो, आपको वकील चाहिए, उससे ये अलग है। थ्रू म्यूचुअल कंसेंट एंड निगोशिएशन एंड मीडिएशन, मतलब कि आप लिटिगेशन होता है ना प्रॉपर, ऑफिशियली आप कोर्ट में जाते हो, केसेस रजिस्टर करवाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पहले ही आप उसको रिजॉल्व कर लेते हो, ठीक है। या कोर्ट में केसेस जाने के बाद भी एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसको जो है ना रिजॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन एंड लोक अदालत। हम देखेंगे ये चारों क्या है, बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन क्या है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है ना डिसीजन लेता है और उसका डिसीजन दोनों साइड्स को मानना पड़ता है, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज मीडिएशन में क्या है, फैसिलिटेटेड निगोशिएशन टू रीच म्यूचुअल सेटलमेंट, ठीक है। तो कोई फैसिलिटेट करेगा, निगोशिएशन होना चाहिए, एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे पहुंचना है, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, एंड देन मीडिएशन के थ्रू सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। देन कॉन्सिलिएशन है, इनफॉर्मल प्रोसेस टू ब्रिज कम्युनिकेशन। एक तो दो लोगों के बीच में जो कोर्ट कचहरी में बातें जाती है, कोर्ट्स में जो केसेस लड़े जाते हैं ना, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी है, तो उसका एक अच्छा तरीका है कॉन्सिलिएशन, कि पहले कम्युनिकेट कर लो तब आप लोग जाना कोर्ट में केस लड़ने से। तो कम्युनिकेशन लेवल पे ही अगर काम हो गया तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन वी हैव लोक अदालत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 39A क्लॉज ए, 39A सिंपली। और बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब लीगल फ्रेमवर्क जो है ना एडीआर से रिलेटेड हम देखते हैं। एक तो सेक्शन 89 जो सीपीसी का 1908 हुआ करता था, उसने लीगलाइज किया एडीआर को, ठीक है। दूसरा है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 पास हुआ, और इसे अमेंड किया गया 2021 में। इसमें क्या है कि जो रिजोल्यूशन है ना, वो मैक्सिमम 180 डेज के अंदर ही रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, जो मतलब जब ये जाता है, ठीक है। टाइम बॉन्ड है कि जल्दी स्पीडी रिकवरी हो पाए, जस्टिस हो पाए। सो इतने केसेस होते हैं, इस केसेस को रिजॉल्व करने के लिए चार इंपॉर्टेंट एडीआर टूल्स हैं, आपको समझ आया होगा, और लीगल फ्रेमवर्क भी समझ आया होगा। एंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 पास किया गया था, आर्टिकल 391 को अच्छे से सब्सटैंशिएट करने के लिए। गवर्न्स लोक अदालत डिसीजन फाइनल नो अपील, मतलब ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट है, पर जो डिसीजन है ना मतलब कि उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया 180 डेज फिक्स कर रखा है इसके अंदर। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, ओके। सो द बिगेस्ट फीचर ऑफ लोक अदालत इज देयर डिसीजन शैल बी फाइनल एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अपील। दिस डज नॉट मीन दैट द पावर्स ऑफ दिस कोर्ट्स हैव एब्सोल्यूट। अरे हाई कोर्ट का तो पावर एब्सोल्यूट है ही नहीं, तो इवन सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजंस रिव्यू करती है ओवर द टाइम। अब क्यों मैटर करता है एडीआर, पेंडेंसी एंड, ये मीन्स के लिए है, पेंडेंसी एंड कोर्ट्स बर्डन घटाता है, इंश्योर क्विक एंड लो कॉस्ट जस्टिस, प्रमोट करता है सोशल हार्मनी, ऑब्वियसली अलाइंस विद पंच परमेश्वर जो एथोज है। देन जो फॉर्मर सीजीआई ने बोला है ना, इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा, एक तो कीवर्ड है पंच परमेश्वर, ठीक है, इसको गूगल कीजिए, इसका मतलब समझिए, ठीक है। देन मोदी जी ने ही दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड देन जो चीफ जस्टिस जो हुआ थे, मतलब पुराने हमारे फॉर्मर चंद्रचूड़, उन्होंने बोला मीडिएशन इज अ टूल फॉर सोशल चेंज। इसको हम यूज कर सकते हैं कोर्ट, जब हम ऊपर में यूज करते हैं ना GS2 के आंसर में या PSIR के आंसर में, तो इस चीज को, इस कोर्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सही रहेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हैं चंद्रचूड़, तो मायने रखता है। एंड एसेंशियल एमिड वैकेंसीज एंड अनइवन स्टेट परफॉर्मेंस। देखो स्टेट जो बहुत सारे स्टेट में अनइवन नंबर पे केसेस हैं, तो उस चीज़ को भी देखने के लिए एड्रेस करने में मदद करेगा। दूसरा क्या है, वैकेंसीज हैं, मतलब जुडिशरी के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, जो ऑफिशियल्स हैं, तो उसकी वैकेंसीज को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आपने लीगल एस्पेक्ट देख लिया, फॉर्म्स देख लिया, मतलब एक तरह से बेसिक लेवल समझ आ गया होगा कि लोक अदालत क्या है, तीन तो समझ ही गए। लोक अदालत क्या है, कम्युनिटी बेस्ड जस्टिस सिस्टम विथ बाइंडिंग अवार्ड्स, ठीक है।
एंड दो इम्पॉर्टेंट एक्ट इसमें आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल। चलते हैं हम फोर्थ आर्टिकल पे। इंपॉर्टेंट है, बस इतना कंटेक्स्ट देना है कि यूनियन होम जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना हैज ऑर्डर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विथ रिवाइज्ड शेड्यूल एम नॉर्म्स फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूल एम नॉर्म्स, ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स ड्रिल में। अब वो है क्या? तो एक होता है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स होता है ना ग्लोबल लेवल पे, उसी का एक फॉर्म है इंडिया में, और वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स पार्ट का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का पार्ट है, एम शेड्यूल। तो इसको रिवाइज किया गया है सो दैट जो नॉर्म्स है ना, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए, उसको फॉलो किया जाए और लोगों के लिए मतलब हेल्थ फ्रेंडली हो। ऐसा ना हो कि टॉक्सिसिटी बढ़े एंड बच्चों के जो है जान गए। देखो क्या हुआ है, नॉन कंप्लाइंट फार्मास्यूटिकल यूनिट्स विल हैव देयर लाइसेंसेस कैंसल्ड। अगर इसको आप नहीं फॉलो करोगे तो द मूव फॉलोज डेथ्स ऑफ चिल्ड्रेन इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लिंक टू अ टॉक्सिक कफ सिरप इन्होंने पिया, तो उसकी वजह से कुछ बच्चों की जान गई। एंड उसमें पाया गया है डायएथिलीन ग्लाइकोल। हम देखते हैं क्या है डायएथिलीन ग्लाइकोल, अ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट समटाइम्स मिस्टेकनली और इलीगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लिसरीन और प्रोपलीन। इसके जगह पे जब इसको यूज किया जाता है इन कप सिरप्स, तो उसकी वजह से जो है बच्चे के शरीर में गया, ऑब्वियसली उसकी डेथ हुई। तो ये टॉक्सिक है और हाईली पॉइजनस स्पेशली टू चिल्ड्रेन। जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं किडनी वगैरह, जो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गेन्स है ना, उसको ये इम्पैक्ट करता है और इसी की वजह से जान जाती है, ठीक है। तो यही है, एम शेड्यूल समझ आ गया होगा आपको। देन जो ये केमिकल है जिसके यूसेज जो है ना, हेल्थ जो इम्पैक्ट है, बहुत गंदा हेल्थ इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से बेसिक समझ आ गई। तो हमें इसको लिख लेना है, डायथिलीन ग्लाइकोल न्यूज़ में क्यों था। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, रशियन ड्रोन्स मिसाइल्स एंड गाइडेड बॉम्ब स्ट्राइक्स यूक्रेन किलिंग 5। सो सिंपल है, इस पूरे इशू को आप लोग अच्छे से जानते हो क्या चल रहा है, कब से चल रहा है। देखो फेब 24 2022 से चल रहा है, अब तो 3 साल प्लस हो गए हैं, 3 साल 6 महीने हो गए हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब इसमें ना क्वेश्चंस जो है ना, सीधे यूपीएससी क्या करता है कि जो लोकेशंस जहाँ पे हिट कर रहा है ना रशिया, या यूक्रेन भी हिट करता है ना रशियन साइड्स पे, तो उसको क्वेश्चन बना देता है। और ये पुरानी आदत रही, चाहे अफ्रीका में हो, वेस्ट एशिया में हो, ठीक है, जहाँ भी डिस्प्यूट्स मेनली होते हैं, हमारे इधर साउथ ईस्ट एशिया में हो तो यहीं से, या साउथ चाइना सी है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ना, आइलैंड्स हैं, उसको क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो बस इतना समझो कि रशिया ने लॉन्च किया लार्ज स्केल जो नाइट टाइम असॉल्ट, जो यूजिंग ड्रोन्स मिसाइल्स, इसमें बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। चलो ये बताओ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल का बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। गाइडेड बॉम्ब्स ऑन 9 रीजन्स ऑफ यूक्रेन, killing 5 civilians and separately damaging infrastructure in Lviv and Zaporizhzhia, ठीक है। अब ये दो साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जेफोरेझेजिया जो है ना, एक सबसे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है, ठीक है। एंड इसको तो रशिया ने हथिया लिया है, इस सिटी को भी हथिया लिया होगा। हाँ, हथिया तो लिया है रशिया ने, मतलब एनेक्स कर लिया है, बट कंट्रोल में, रशियन कंट्रोल में, बट कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है। 70 to 75% ही कंट्रोल में ये सिटी। अभी भी 25 to 30% सिटी जो है ना, वो यूक्रेन के कंट्रोल में ही, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। आप इसको दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, रशिया में भी और यूक्रेन में भी अभी है, दोनों के कंट्रोल में है, मतलब मेजर पार्ट जो है रशिया में, बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ रशिया, ठीक है। लेविव देखते हैं लोकेशन। देखो ये वेस्टर्न मोस्ट सिटी है और पोलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बेलारूस हुआ, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आया था ना यूपीएससी का। चलो बताओ यूक्रेन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये भी बताना है। सो लेविव है ना, एक हिस्टोरिक वेस्टर्न यूक्रेनियन सिटी है नियर पोलिश बॉर्डर, नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड हैड बीन रिलेटिवली सेफ अर्लियर इन द वॉर, एक्ट्स एज ए लॉजिस्टिक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन। देखो सिंपल है, हमें समझना है कहाँ इसका लोकेशन है ये। एंड जेपोरिझेजिया जो है ना, आपको पता है डेनाइपर रिवर, ये आई थिंक दिस इज द रिवर। सो हाँ, ये क्रीमिया है, इसको तो 2014 में ही एनेक्स कर लिया था रशिया ने। ये है सिटी। अब इस सिटी को ना, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है इस सिटी में, सबसे इम्पोर्टेंट है जो यूक्रेन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इसको कंट्रोल कर रखा है। देन वी हैव a frequent target due to its strategic industrial and
मतलब इसको टारगेट करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें ड्रोन्स के थ्रू हमला करते हैं। सो यही था, ये दो लोकेशंस आपको पता होने चाहिए, लेविव एंड जेपोरोझिया। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, प्रोनाउंसिएशन हमेशा से इशू रहा है, चलो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है नॉलेज। चलो एक क्वेश्चन, मेंस इनरिचमेंट आर्ट बालोर, एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये भारत का पहला जो है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना। और ये बना कैसे, ये आप एथिक्स में, GS2 में, सोसाइटी में, हर जगह यूज कर सकते हो। अब देखो, कलेक्टिव एफर्ट एम्फेसाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड वाइडर कम्युनिटी। मतलब एक सोसाइटल चेंज लाया गया, सोशल एटीट्यूड में भी चेंजेस लाए गए, तभी तो पेरेंट्स अपने बच्चों का चाइल्ड मैरिज नहीं करवाते हैं। तो हर चीज का मतलब कि बोलते हैं ना, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, सो यही है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल में, हर एक सब्जेक्ट में यूज हो सकता है, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम कल। और जो इसके क्वेश्चंस है ना, वो प्रीलिम्स ड्रिल जो है उसमें आप लोगों को पता है वो आएगा। एंड अच्छे से आप लोग ध्यान से इसको सुना होगा, मैं समझ सकता हूँ। एंड कल से होगा तो मैं क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। बट प्रीलिम्स ड्रिल तो पक्का है, एंड उससे कई बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। एंड दे यूज टू से कि भैया ये इससे ना हमारी एबिलिटी जो है ना, थिंकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सारी चीज़ें सुधार हो रही है उसमें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम कल। एंड कोशिश करूँगा कि 10 बजे कंसिस्टेंट रहूँ। ओके, बाय, टेक केयर।